सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली। ये तो 11th की यूनिट थी, वो 11th में हमने पूरी की। 12th में आपको 4 यूनिट है पी ब्लॉक की। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में हो फ्रॉम 1 to 6, वो एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट के नेम से फेमस होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये कि पी ब्लॉक के एलिमेंट है कहाँ? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के राइट साइड प्लेस है। उनकी जो लोकेशन है वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड है। फ्रॉम 13 ग्रुप टू 18, 15, 16, 17, 18, इस तरह 18 ग्रुप में ये डिस्ट्रीब्यूट है। 13 से लेकर 18 ग्रुप तक। 13 ग्रुप और 14 ग्रुप ये हम 11th के सिलेबस में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, जो 15 ग्रुप के नेम से फेमस। 15 ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ पीरियड का रिलेशन है। किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वही उसका पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में एलिमेंट है वो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएंगे। और इस तरह अगर आप यहाँ पीरियड्स की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। इन दोनों की हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले हो चुका 13, 14, 15 ग्रुप की आज बात करेंगे और उसी की स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ सिर्फ 3 ग्रुप और 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट के नाम लिखे। पी ब्लॉक का एलिमेंट ये फर्स्ट पीरियड के पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में केवल हाइड्रोजन और लास्ट में कौन है? हीलियम 2। हीलियम नोबल गैस है, इसलिए इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल के नोबल गैस वाले पीरियड में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? एज पर रूल ये एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक होना था, लेकिन इसमें नोबल गैस की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको 18 ग्रुप में प्लेस किया। अब फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं होगा क्योंकि पी ब्लॉक सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट, फिर थर्ड पीरियड में कितने, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है वो देखते हैं। सेकंड पीरियड में हम 15 ग्रुप से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से अभी कोई लेना देना नहीं। 13, 14 ग्रुप। 15 ग्रुप में हम सबसे पहले रखेंगे नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 50, आर्सेनिक 33, एसबी 51 एंड बिस्मथ 83। अब इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करें कि ये वाकई में यहाँ लोकेशन होना चाहिए इनकी या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे नाइट्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड 5। आउटर ऑर्बिट क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट को हम एल बोल सकते हैं, तो NS2 NP3। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। टोटल आउटर में कितने वैलेंसी सेल में? 5।
नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जितने भी है उनके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्लस करिए, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप आ जाएगा। पी ब्लॉक का एक कंसेप्ट है कि उसके आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें 10 प्लस करिए तो उसके ग्रुप का नंबर आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसका पीरियड डिजाइन करेगा। जैसे नाइट्रोजन में 2 ऑर्बिट तो ये सेकंड पीरियड का है। फास्फोरस को देखें, फास्फोरस 15 2 8 5 डायग्राम यही NH2NP3 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3s2 3p3 बोल सकते हो, 3 मींस 10। थर्ड ऑर्बिट 1 2 3, थर्ड ऑर्बिट तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। आर्सेनिक 33 in the first orbit 2, second 8, third 18, last 5 NH2NP3। आर्सेनिक के बाद Sg51 in the first orbit 2, second 8, 18, 18, 5, same configuration। bismuth 83 in the first orbit 2, second 8, 18, 32, 18, 5, NH2 NP3। इस तरह ये पी ब्लॉक का 15 ग्रुप के एलिमेंट। अब नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन के बाद पी ब्लॉक में ऑक्सीजन आएगा, यहाँ फ्लोरीन 9, यहाँ नियॉन 10। इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ सल्फर 16, फ्लोरीन 17, आर्गन 18, यहाँ सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, उसके बाद क्रिप्टॉन 36, 51। तो यहाँ पर क्या होगा 52, टेलुरियम 52, यहाँ हो जाएगा आयोडीन 53 और जिनान 54, बिस्मथ 83, पोलिनियम 84, आस्टेसिन 85 एंड रेडन 86। इस तरह पी ब्लॉक के एलिमेंट से इनकी हमको टोटल स्टडी करना, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे ओनली नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का यहाँ साइड में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसको नोट करिए, फिर इसकी फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज की स्टडी नोट करिए। आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन पूरे ग्रुप का लिखा हुआ है। पहला पॉइंट तो यही देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी आती है रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी। तो देखिए अप टू डाउन जब ग्रुप में आप मूविंग करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज। एलिमेंट लार्जर साइज का होगा तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। दूसरा पॉइंट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आप जाओगे तो जो स्मॉलर साइज का एलिमेंट होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आईपी की वैल्यू क्या है? आईपी का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी और रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करोगे गैसियस स्टेट में, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? नाइट्रोजन में। और जैसे जैसे लार्जर साइज होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैनेज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो आईपी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। मतलब सबसे हाईएस्ट आईपी की वैल्यू किसकी होगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो जाए। अब अगर आप इसका कंपैरिजन नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का कंपैरिजन इसके सराउंडिंग स्पेस वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं, तो वहां पर एक्सेप्शनल केस है। जैसे
नाइट्रोजन के पास कौन है? ऑक्सीजन। इधर नाइट्रोजन के पास कौन है? कार्बन। इधर फास्फोरस के पास कौन है? सल्फर। और इधर कौन है? कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम मूविंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसलिए आईपी की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होगी। कार्बन से नाइट्रोजन तक आप जाएंगे तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक जाएंगे तो आईपी की वैल्यू एज पर रूल इंक्रीज होना थी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर जितने भी है उनके पास स्टेबिलिटी है। पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, देयरफॉर आईपी वैल्यू इज हायर। नाइट्रोजन की फैमिली या नाइट्रोजन का केस अगर आप लेंगे तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की आईपी की वैल्यू हायर होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का डायग्राम क्या है? 7 2 5। क्या डायग्राम बनेगा? 2s2 2p 3। p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना 1 2 3। हाफ फेल सिमेट्रिक ऑर्बिटल मोर स्टेबल, और इससे आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो हायर वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी के रेस्पेक्ट। इट मीन्स नाइट्रोजन की जो आईपी की वैल्यू है हायर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इधर फास्फोरस से कंपैरिजन करोगे तो सल्फर के कंपैरिजन में फास्फोरस की आईपी की वैल्यू हायर होगी। अब इसकी वैल्यू डिक्रीज क्यों हो गई स्लाइटली? तो ऑक्सीजन के पास जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 2 6। डायग्राम क्या बनेगा? 2s2 2p4। ये पी ऑर्बिटल 1 2 3 4। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल p4 इलेक्ट्रॉन वाला है, मतलब अनस्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान है। मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन की आईपी की वैल्यू स्लाइटली नाइट्रोजन से कम हो। तो इस तरह यहाँ आईपी की वैल्यू का केस है, एटॉमिक साइज और आईपी के बारे में लिखिए। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, नोट करिए। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन फैमिली की हम स्टडी कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में आपने रेडियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की स्टडी की। अगला पॉइंट आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक प्रॉपर्टी, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, एलिमेंट की साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट पर साइज डिपेंड है। और लार्जर जैसे साइज होगी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मींस ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा आउटर इलेक्ट्रॉन पर, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। मींस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट्स है पी ब्लॉक में जिस ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं। नाइट्रोजन की साइज स्मॉलर है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें क्या है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन और फास्फोरस किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। आर्सेनिक एंड एसबी मेटेलॉइड्स, और बिस्मथ इस कैटेगरी में आएगा मेटल की, क्योंकि इसकी साइज लार्जर है और वीक वंडरवाल फोर्स के अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि WWF वीक वंडरवाल फोर्स साइज पर डिपेंड होता है। तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज को करेगा सॉलिड फेस में। तो ये
मेटेलिक प्रॉपर्टी है। मेटेलिक प्रॉपर्टी के बाद आता है इनका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर आप स्टडी करेंगे तो नाइट्रोजन स्मॉलर साइज का है और नाइट्रोजन के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे नाइट्रोजन के पास ऑर्बिट कितने हैं, 2 5, डायग्राम बनेगा 2s2 2p3। इसका मतलब इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी सेल कैसा है, 2s2 2p3 1 2 3। ये नाइट्रोजन का वैलेंसी सेल d ऑर्बिटल एब्सेंट है। इसलिए नाइट्रोजन का एटम जब नाइट्रोजन से कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा तो वो इन तीनों ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा। और किस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह ट्रिपल। नाइट्रोजन में 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हायर तो स्टेबिलिटी हायर, स्टेबिलिटी हायर तो रिएक्टिविटी लेस। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। और कैसा है ये, डायएटॉमिक। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर के आपस में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर हायर है तो स्टेबिलिटी हायर है तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। किस फॉर्म में रहेगा ये फिजिकल स्टेट में, गैस, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक होते हैं। इसके कारण नाइट्रोजन की जो फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पर क्या है, गैस है। बॉन्ड ऑर्डर हायर है इसलिए इसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इतने के लगभग होती किलो जूल पर मोल। 1 मोल को आपको डिसोसिएट करना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक एसपी बिस्मथ में आप जाओगे तो एक तो इनकी साइज लार्जर हुई और गैस मॉलिक्यूल है। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो आगे भी गैस होना थे, लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है और वीक वंडरवाल फोर्स साइज पर डिपेंड है। लार्जर साइज होगी तो वीक वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ हायर होगी। दूसरी समस्या यह आती कि फास्फोरस आर्सेनिक एसबी और बिस्मथ में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जैसे फास्फोरस की बात करोगे 15 2 8 5, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, थर्ड सेल वैलेंसी सेल है तो डी ऑर्बिटल होगा। ये अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कितने ऑर्बिटल इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, 5। नाइट्रोजन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओनली 4। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है क्योंकि नाइट्रोजन अपने केवल 4 ऑर्बिटल को ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4। जबकि फास्फोरस क्या करेगा, उसके पास एक एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 होंगे, 1 2 3, और बाद में इसके पास कौन है, डी ऑर्बिटल। तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को कहां एक्सटेंड करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास केवल 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में देखिए डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो इसके पास केवल 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, एस ऑर्बिटल तो पेयर्ड है। मींस ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए लोन पेयर की तरह बिहेव करता है नाइट्रोजन में। ये 3 ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है ट्राई वैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कौन से कंपाउंड का, ट्राई वैलेंट, जैसे NH3 NF3 NCl3। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, कैन नॉट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड बिकॉज डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ नाइट्रोजन। जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है वैलेंसी सेल में और वैकेंट है, तो ये एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आगे एक्सटेंड करेगा और ये फास्फोरस क्लोरीन से अटैच हुआ, ये अटैच हो गया
5 ऑर्बिटल होंगे, मींस फास्फोरस क्या फॉर्मेशन कर सकता है? फास्फोरस फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वो पेंटावेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इतनी सारी चीजें अभी हम लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट की स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो डायएटॉमिक है, एन ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन फिजिकल स्टेट में ये कैसा है? गैस। अब फास्फोरस के जो एटम है या कितने एटम इसमें मिक्स होकर के फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इनको हटा देते हैं, ये तो लिख सकते हैं हम। फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है टेट्रा एटॉमिक होता, मतलब 4 फास्फोरस के एटम आपस में कंबाइंड होंगे और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ फास्फोरस के मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। इस तरह बॉन्डिंग करेंगे, 1 2 3 ये 4 ये 5, इस तरह। ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल। फास्फोरस का मॉलिक्यूल कैसा होगा? टेट्रा एटॉमिक। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायएटॉमिक। ये गैस फेस में होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये कैसी फेस में आ जाएगा? फिजिकल स्टेट में सॉलिड फेस में आ जाता है। बाद के जितने भी आर्सेनिक हुआ, एसबी हुआ, बिस्मथ हुआ, वो सब सॉलिड फेस में होते हैं। तो यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट की बात की और दूसरी बात ये की कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है, वो पेंटावेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। कोवेलेंसी 4 है, मींस 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता बॉन्ड फॉर्मेशन में, 1 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। इस तरह कोवेलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल, और कितने इन्वॉल्व करता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी में जाएगा, वो कंसेप्ट अलग होते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड, बट नाइट्रोजन फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड। इन सारी चीजों को पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट की स्टडी करेंगे। नोट करेंगे। अब अगला हेडिंग जो स्टार्ट करेंगे हम वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शनल गैस है, इरेगुलरिटी है। जैसा हम बोलते हैं रेगुलर ट्रेंड के अप टू डाउन ऐसा होगा, वैसा ना ही मेल्टिंग पॉइंट में है ना ही बॉइलिंग पॉइंट में। तो पहले ये समझें कि ये रेगुलरिटी क्यों आई। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको समझना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले इसको समझेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का वो चेंज करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझें। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अब 2 एलिमेंट पी ब्लॉक में ऐसे होते हैं कि जिनमें डी ऑर्बिटल, एक में तो होता ही नहीं फर्स्ट एलिमेंट में, दूसरे में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तीसरे की बात करें तो उसके बैक साइड में डी ऑर्बिटल फुलफिल आने लगता है। जैसे नाइट्रोजन की बात करोगे 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 5, इसमें डी ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है, डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं आता। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में 2 8 5। अब समस्या ये कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट कौन सा हो गया? 3s2 3p3, मतलब थर्ड सेल में यहाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट ये वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण नहीं होता, बैक साइड जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता उसके कारण है। बट इसमें तो है ही, बैक साइड में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इस ऑर्बिटल के कारण नहीं होता है, बैक साइड में अगर डी ऑर्बिटल है तब होगा। तो यहां इन दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट
नहीं होगा। अब इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, पहले जिसमें होता है उसकी बात करें। आर्सेनिक में चल 33, फिर एस भी आएगा। आर्सेनिक से इनर पेयर इफेक्ट स्टार्ट कैसे होता समझिए। 2, 8, 18, 5 ये डायग्राम, और S2 और P3 ये S2 ये P3 1 2 3 ये वैलेंसी है, होगा वहां डी ऑर्बिटल, लेकिन इनर पेयर इफेक्ट में उसका कोई मतलब। ये डी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। आप एसबी का डायग्राम बनाओगे तो उसमें भी ऐसा 18 होगा, जैसे ये बना के समझा देता है। एसबी 51, बिस्मथ 83, देखिए 2 8 18 18 5 ये आउटर, ये डी ऑर्बिटल बैक साइड बैठा हुआ। तो ये जो बैक साइड डी ऑर्बिटल होता है, इसके कारण इनर पेयर इफेक्ट पैदा होता है। क्या होता है समझिए। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं, 4 लोब होते हैं। ये डी ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो पुअर होता है। ध्यान से समझिए, इनर पेयर इफेक्ट किसके कारण होता है। डी ऑर्बिटल जो है बैक साइड में प्रेजेंट जिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल के शेप के कारण उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, वीक होता है। मतलब वो स्क्रीन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे कम एफ। तो यहां पर समझने की बात यह है कि जिन एलिमेंट्स के अंदर आपको टी ऑर्बिटल नजर आए और डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। क्यों कि उसका शेप कैसा होता है, डबल डंबल शेप। अब डबल डंबल शेप है तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण प्रॉब्लम ये आने लगेगी कि इसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, जो बैक साइड का डी ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल उसको न्यूक्लियर चार्ज से सेव नहीं कर पाता। फिर से समझिए, ऐसे एलिमेंट पी ब्लॉक के जिनमें की बैक साइड डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल बैठा हो, उसका शेप डबल डंबल शेप या डिफ्यूज डबल डंबल शेप होता है, उसके कारण उनके शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होते हैं। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण न्यूक्लियस इसका फायदा उठाता है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स इन आउटर मोस्ट के एस ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉनों पर, ये न्यूक्लियर चार्ज इन एस ऑर्बिटल जो पेयर्ड है वैलेंसी सेल में, इस पर अपना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहां पर अब ये एस ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। केवल कौन इन्वॉल्व होंगे, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे। ये जा सकते हैं, क्यों कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इन पर कम है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन पुअर शिल्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल के कारण इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना बंद हो जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर्ड एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होना बंद हो जाएंगे डी ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। तो अब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस कैसे आया भाई, मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड है। एक तो उनके पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स, जैसे जैसे आप डाउन जाओगे तो बिस्मथ में तो एफ ऑर्बिटल आ गया। बिस्मथ का डायग्राम देखो, 2 8 18 32 18 5 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तो एफ ऑर्बिटल भी आ गया, तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट और पुअर।
मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, इसकी साइज लार्जर है, लार्जर साइज है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, लार्जर साइज हो गया, बॉन्ड वीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और बड़ी साइज होने के कारण इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो वीक होगा। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ना होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शनल केस बन जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और यहां कौन आ जाता है बीच में? बिस्मथ आ जाता है। बिस्मथ को सबसे हाईएस्ट होना था मेल्टिंग पॉइंट, जो सेंटर में आ गया, फिर ये चला जाएगा और एच भी चला जाएगा। इस तरह जो लास्ट में बिस्मथ था जिसकी साइज लार्जर है, बट पुअर शिफ्टिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल के कारण उनके बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? केवल 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना होंगे तो एटम क्या होंगे? साइज लार्जर होने के कारण दूर दूर रहेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल केस है। बॉइलिंग पॉइंट में फिजिकल स्टेट काम करेगी। नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस है, लेकिन उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस आ गया। फास्फोरस सॉलिड है तो सॉलिड का तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा ना, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड थे चारों, आपको समझाया। नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, और नाइट्रोजन गैस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर सीक्वेंस में तो बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शनल केस है और मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शनल केस है। मेल्टिंग पॉइंट का जो एक्सेप्शनल केस है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, और बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सेप्शनल केस आता है वो उनकी बॉन्डिंग और फिजिकल स्टेट के कारण आता है। कितनी जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो इसमें 4 बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड है फास्फोरस में, सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, नाइट्रोजन गैस है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस नोट करिए और इसके ऑर्डर को याद रखिए। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, अरेंज कर लेना इसको, मैं बोल देता सबके बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 772। फिर फास्फोरस का लिखिए 554, ये डिक्रीज हो गया, मतलब सबसे कम किसका है? फास्फोरस का है। उसके बाद 772 नाइट्रोजन का। आर्सेनिक का लिखिए 888, 888, तीसरे नंबर पे आर्सेनिक। चौथे नंबर पे लिखिए 1837 बिस्मथ, 1837, ये बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट है। और सबसे लास्ट में आएगा एंटीमनी 1860, केल्विन में है ये 1860। तो इसका ऑर्डर हमने जो बोर्ड पर लिखा है, देखिए फिर से एक बार कंफ्यूज मत होइए। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे कम किसका है? फास्फोरस का, उससे बड़ा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा आर्सेनिक, फिर बिस्मथ, फिर एसपी। और मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन सबसे कम, उससे ज्यादा फास्फोरस, तीसरे नंबर पे बिस्मथ आ जाएगा, आर्सेनिक सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और एंजॉय करिए।